जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी लोगों के इस फेवरेट सेशन में जिसका नाम है ज्योग्राफी। तो दोस्तों, ज्योग्राफी में हम लोग आज की इस चर्चा में वो कल वाले क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरी थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कल वाले क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने का क्रम। और सबसे पहले जो हम क्वेश्चन आपके सामने कल जो डिस्कस करना चाहते थे वो यही था कि जोंडा हवाएं कहाँ चलती हैं, और इसका सही आंसर आप सभी लोगों ने दिया था कि जोंडा जो हवाएं हैं वो चलती हैं अर्जेंटीना में। देखिए, दुनिया में कई तरह की हवाएं हैं। व्यापारिक पवनें भी हैं जो व्यापार में मदद करती थी पुराने समय पर। फिर आज का जो मुद्दा है, आज ये हम समझना चाहते हैं कि वास्तव में स्थानीय हवाएं कौन कौन सी हैं। और देखो, स्थानीय हवाएं भी नहीं कहते, स्थानीय पवनें कहते हैं। पवन और हवा में अंतर होता है। आप सोचोगे सर क्या है? तो देखो दोस्तों, लोकल विंड्स, क्यों कहना चाहता हूं ऐसा? क्योंकि हवा का मतलब होता है एयर, और याद रखिए एयर में जब मोशन आता है ना, जब एयर में गति आती है तो गति आने के बाद उसको कहते हैं विंड, यानी कि पवन। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हवा तो एयर है, एयर में अगर मोशन आ गया तो मोशन आने के बाद वो विंड बनेगी। हवा में गति आने पर उसे पवन कहते हैं। अब आप नॉर्मल इसको चाहो तो हवा को वायु भी कह सकते हो। वायु जो हमारे श्वास लेने के लिए जरूरी है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, उसमें गति होनी चाहिए। ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वास्तव में उसमें एक ये डायग्राम है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं कुछ हवाओं के बारे में यहाँ आपको बताऊंगा जो जरूरी हैं और जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक हवा है जो चलती है प्रशांत महासागर से अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर। तो दोस्तों, फ्रॉम पैसिफिक ओशियन टू वेस्टर्न कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये अमेरिका है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। तो प्रशांत महासागर से उत्तरी अमेरिकी तट की ओर। और इस हवा का नाम है दोस्तों चिनूक हवा। इसको चिनूक पवन कहते हैं, चिनूक पवन, या इसे कहा जाता है चिनूक विंड। देखिए अब ये किस तरह से काम करती है और इसका क्या फायदा है वो भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको ब्रीज वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। प्राची, चिनूक जो हवा है ना, देख तो पा रहे हो ना आप लोग, CHINOOK। इस चिनूक हवा के नाम पर अमेरिका में एक हेलीकॉप्टर भी है, उसको चिनूक हेलीकॉप्टर कहते हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर हमने खरीदा भी है अमेरिका से। चिनूक हवा की एक खासियत है जिस वजह से इसको कहा जाता है हिमभक्षी। ये प्रश्न पूछा गया था कि बताइए किस हवा को हिमभक्षी अथवा स्नो ईटर कहा जाता है। तो देखिए, चिनूक हवा है गर्म हवा, और ये गर्म हवा जब प्रशांत महासागर की तरफ से चलती है तो उत्तरी अमेरिका में यहां रॉकी माउंटेन्स हैं, रॉकी पर्वतों के ऊपर जितनी भी बर्फ जमी होती है ना, उन सबको पिघला देती है चिनूक। तो चिनूक हुई ना स्नो ईटर। चिनूक हवा की वजह से अगर पर्वतों के ऊपर की बर्फ पिघल जाए, जिस वजह से वहां पे चारागाह बर्फ से मुक्त हो जाएं, लोगों को पशुपालन करने में आसानी हो, पशुओं को चराने में आसानी हो, तो ऐसी हवा वहां के लोगों के लिए फायदेमंद है। इसलिए इसे हिमभक्षी हवा भी कहा जाता है अथवा इसे स्नो ईटर भी कहते हैं। ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो फ्रॉम पैसिफिक ओशियन टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एक तो ये खास बात है। दूसरी खास बात जो इसी में बताना चाहता हूं आपको वो ये है कि अगर आप लोगों को एक और हवा के बारे में बताया जाए जिसका नाम है हर्मटन, तो ये देखिए, ये हर्मटन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान से अफ्रीका के दक्षिण की ओर, तो साउथ की ओर चल रही है ये।
सहारा से अफ्रीका की दक्षिण दिशा की ओर। तो सहारा से जब अफ्रीका की दक्षिण दिशा की ओर चलती है ना, फ्रॉम सहारा टुवर्ड्स साउथ ऑफ अफ्रीका। अब देखिए, ये वाला जो एरिया है समुद्र के तट वाला, यहां आमतौर पर हवा में नमी होगी। आप सभी लोग जानते हो कि समुद्र के तट में हवा में नमी तो होती ही है। दूसरी बात यह भी है कि यहां पे तट की जो हवा है, उस हवा में नमी मौजूद है, तो वो नमी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर दे देती है। लेकिन अगर उसी हवा को सुखा दिया जाए तो हरमटन हवा आती है सहारा की तरफ से, और जब सहारा की तरफ से हरमटन हवा नीचे की ओर आती है ना, तो नीचे की ओर आते हुए यहाँ की हवा से नमी को गायब कर देती है, क्योंकि सहारा से तो एकदम गर्म हवा आती है, और जैसे यहां पहुंची तो यहाँ की हवा को उसने रिप्लेस कर दिया, नमी हवा से गायब हो गई। और अगर कोई ऐसी पवन नमी को गायब कर दे जिस नमी की वजह से बैक्टीरिया वायरस पनपते हों और बीमारियों को जन्म देते हों, तो बीमारियों से जो सुरक्षा करे वैसी हवा को क्या कहेंगे? डॉक्टर पवन। तो देखो दोस्तों, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए किसे कहा जाता है डॉक्टर पवन, और आप लोगों की जान पहचान में डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन, इसी हरमटन पवन को कहा जाता है। वैसे एक और डॉक्टर पवन है आपके जान पहचान में, आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर पवन मोरल। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो पॉलिटी पढ़ाते होंगे आप लोगों को। उनको मैं जानबूझ करके डॉक्टर पवन मोरल कहता हूं। उसके पीछे वजह यह है कि वो हर चीज की दवा बताते रहते हैं, तो हमने उनका नाम ही रख दिया है डॉक्टर पवन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और जो आपको जानकारी देनी है पवनों के बारे में, याद रखिए, डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? हरमटन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा की नमी को सोख जाती है। ये प्रशांत महासागर से उत्तरी अमेरिका के तट की ओर चलने वाली हवा चिनूक है। ये रॉकी माउंटेन के ऊपर के बर्फ की पिघला देती है, इसीलिए इसको स्नो ईटर कहा जाता है। चिनूक विंड गर्म हवा है। चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास है, और इसी हेलीकॉप्टर को हमने भी अपने एयरफोर्स के लिए खरीदा हुआ है ना? तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है? हम लोगों ने एयरफोर्स के लिए अपने खरीदा हुआ है। चिनूक हेलीकॉप्टर हमारे एयरफोर्स के पास है, जो कि हमने अमेरिका से खरीदा। लेकिन देखो दोस्तों, मैं अब आपको कुछ और भी बेसिक बातें बताऊं तो आपको जान करके मजा आएगा। जब हम लोग ये देखिए, जब हम लोग सहारा के अफ्रीका वाले पोर्शन से ऊपर जाना शुरू करते हैं, तो आप सभी को पता है ये बीच वाला जो सफेद हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सफेद हिस्सा है भूमध्य सागर। आप लोगों ने सुना होगा, इसको भूमध्य सागर कहा जाता है, अथवा इस पूरे हिस्से को कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी। इसे भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागर से ये जो सिरोको जैसी हवाएं हैं, ये ऊपर की ओर जा रही हैं, और ऊपर की ओर जाते हुए ये भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से बहुत सारा जलवाष्प लेती हैं, और जलवाष्प लेने के बाद फिर और आगे की तरफ जाती हैं। तो देखिए, और आगे की तरफ इनको एक नाम दिया जाता है, और इनको जो नाम दिया जाता है वो है फोहेन हवा। अब आप खुद ही देखो कि ये जो फोहेन हवा है, ये फोहेन हवा किधर जा रही है? यूरोप की ओर। ऊपर से ठंडी हवा भी आ रही है, और ये जो ठंडी हवा है, एक तो ये ठंडी हवा है जिसका नाम है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है। ऊपर से दूसरी तरफ से भी एक ठंडी हवा आ रही है जिसका नाम है बोरा। तो बोरा भी
एक ठंडी हवा है। अच्छा, ठंडी और गर्म हवा का लॉजिक क्या है कि जितनी हवाएं ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं वो सभी ठंडी होती हैं, और जितनी हवाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं, अगर कोई हवा इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएगी, स्वाभाविक है वो गर्म होगी, और अगर कोई पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी, स्वाभाविक है वो ठंडी होगी। तो लॉजिक यही लगता है ना, कि जब भी कभी भी ध्रुवों के क्षेत्र से भूमध्य रेखा की तरफ हवा आएगी, आप डायरेक्शन देखिए, मिस्ट्रल की भी नीचे आने की डायरेक्शन है, बोरा की भी नीचे आने की डायरेक्शन है, हेल्म की भी नीचे आने की डायरेक्शन है, लेकिन फोहेन की ऊपर जाने की डायरेक्शन है। तो फोहेन हो गई ये गर्म हवा, और गर्म हवा और ठंडी हवा यहां जाकर आपस में मिलती हैं। और आपको पता है ये कौन सा देश है? इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। आप खुद ही सोचो, एक तरफ से गर्म हवा आए पर्याप्त जलवाष्प लेकर, दूसरी तरफ से ठंडी हवा उसमें मिल जाए और ठंडी हवा तुरंत पानी को ठंडा करे, तो बारिश होगी वहां पे। एक तरफ से गर्म हवा का आना, दूसरी तरफ से ठंडी हवा का उसमें मिल जाना और बारिश जैसी सिचुएशन बनाना। और स्वाभाविक है कि यूरोप में शीतोष्ण कटिबंध, यूरोप बहुत ठंडा प्रदेश है, यूरोप पूरा ठंडा है, पूरा महाद्वीप, और ठंडे महाद्वीप में बारिश होती हो, और वो बारिश आगे चल करके फिर एक बेहतरीन माहौल क्रिएट कर दे, उस देश को स्विट्जरलैंड ही कहा जाएगा। कहीं पर भी ऐसा हो रहा हो ना, वो स्विट्जरलैंड बन ही जाएगा। और स्विट्जरलैंड तो आप जानते हो बहुत बहुत खूबसूरत देश है। तो स्विट्जरलैंड आप समझ गए ना क्यों खूबसूरत है, उसके पीछे वजह ये है। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट को समझना। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ हवाओं के नाम लिखे हुए हैं, आप उनकी डायरेक्शन देखिएगा। जैसे बुरान हवा और कारा बुरान हवा आ रही हैं ये ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की ओर, स्वाभाविक है कि ठंडी हवाएं होंगी, है ना, गर्म हवाएं तो हो नहीं सकती। और दूसरी तरफ आप देखें, फोहेन जैसी हवाएं, सिरोको हवा, खमसिन हवा, जिबिली भी कहते हैं इसी को, ये सब हवाएं ऊपर भूमध्य सागर की ओर और भूमध्य सागर से आगे यूरोप की ओर जा रही हैं, तो ये सब गर्म हवाएं होंगी। इसीलिए यूरोप के जो इटली वगैरह देश हैं, यहाँ रहना बहुत आसान है, क्योंकि गर्म हवा भी आती है और ऊपर से ठंडी हवा भी आती है, मौसम बड़ा शानदार रहता है यहाँ का। आप खुद ही सोचिए, जो हिमालय के निचले क्षेत्र हैं उत्तराखंड में, जैसे नैनीताल वगैरह है, नैनीताल वगैरह में रहना अपेक्षाकृत सरल है ना। इतनी ज्यादा गर्मी तो नहीं होती नैनीताल में कि वहां इंसान परेशान हो जाए, और इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं हो जाती कि इंसान पागल हो जाए, दोनों है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं गया हूं भारत के बाहर घूमने के लिए कभी। एक प्रश्न आता है कि पूरे विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मैं ऊंची की बात नहीं कर रहा, ऊंचे में तो हिमालय नंबर 1 पर है, जिनकी चोटियों और दर्रों के बारे में मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा। लेकिन 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 लॉन्गेस्ट माउंटेन जो है उनका नाम है एंडीज, और एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है दक्षिण अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका, जिसे हम लोग दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हैं, आप सभी लोग जानते हो कि दक्षिण अमेरिका का जो स्थान है वो कहां से लेकर कहां तक का है। तो दक्षिण अमेरिका में एक तो देखिए वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, इन सब देशों में फैली हुई है, बोलीविया भी। ब्राजील की तरफ जरूर नहीं है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला, क्योंकि ब्राजील दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में ये पूरी साउथ अमेरिका वाली पर्वत श्रृंखला है। देखिए भारत के इस वाले सेक्शन में भी आपको देखने को मिलती है पर्वत श्रृंखला, वेस्टर्न घाट। अफ्रीका के भी इस वाले पोर्शन में भी आपको पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। दक्षिण अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सभी जानते हो, हाईएस्ट पीक लिख लीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकोंकागुआ। इसे क्या कहा जाता है? एकोंकागुआ।
और ये जो एकोंकागुआ है, एकोंकागुआ की ऊंचाई है 6,959 मीटर। ठीक है ना, इट इज द हाईएस्ट पीक, एग्जाम में पूछा गया है। सिक्स 959 मीटर। वन मोर थिंग जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ये है कि दोस्तों ये बताइए कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है। शायद मैंने इसके बारे में बताया था, ओजोस डेल सैलेडो के बारे में। अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ओजोस डेल सैलेडो। ये जो है ना ओजोस डेल सैलेडो, ओजोस डेल सैलेडो, ओजोस डेल सैलेडो की ऊंचाई है 6,893 मीटर, और ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन ये एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ये बड़ा मजेदार फैक्ट है। ओजोस डेल सैलेडो के बारे में याद रखना कि ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ये वॉल्केनिक, वॉल्केनो से बना हुआ है, ये याद रखिएगा। एंड एक बात और बता देता हूं, यहां पे जो पॉइंट है एग्जाम्पल में आता है वो ये कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ऊंचा ज्वालामुखी, हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट वॉल्केनो माउंटेन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी फिर यही हुआ, 6,893 मीटर का है जो। ठीक है ना, कहां है ये, तो याद रखिएगा ये दोनों की दोनों है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर। अर्जेंटीना व चिली, ये दोनों देश हैं सीमा पर, सीमा पर। तो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर ये दोनों के दोनों, ओजोस डेल सैलेडो और एकोंकागुआ। देव अग्रवाल कह रहे हैं कि हाईएस्ट पीक मैंने 6961 मीटर पढ़ा था। कहां पढ़ा था आपने? अगर कोई सोर्स हो तो बताइए कि इस सोर्स में ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर मैं उसको क्लियर करवाऊं। बाय द वे, ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं ऑक्सफोर्ड के और ब्लैक स्वान के एटलस के माध्यम से दे रहा हूं, तो आपको पता ही है कि इन लोगों की रिसर्च ठीक ठाक होती है। दीपक कटारे जी, माउंट आबू की कोई पीक जो है उसमें गुरशिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हम कहाँ थे? दक्षिणी अमेरिका में ना, तो दक्षिणी अमेरिका से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में दूसरी सबसे लंबी नदी है ना, दूसरी सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है अमेजन नदी। देखो स्पेलिंग दोनों एक तो है अमेजोन और एक है अमेजन। अमेजन नदी की लंबाई दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदियों के रूप में गिनी जाती है, और अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं उनको ऑक्सीजन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व की ऑक्सीजन फैक्ट्री अमेजन के जंगलों को कहा जाता है। अमेजन के जंगल पूरी विश्व को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इसलिए। आगे चले। हाँ यार, ये है ओजोस डेल सैलेडो और ये है एकोंकागुआ। ये आप देख लीजिए, इधर साइड वाला देश चिली है, इधर साइड वाला देश अर्जेंटीना है, और यहां से ये अर्जेंटीना जो आप देख पा रहे हो, क्या बताएं बबुआ, बात ही नहीं मानते हो आप लोग, बड़े खोजी किस्म के हो गए हो, सब के सब महावीर स्वामी बनोगे एक दिन। ये बताओ कि ये है चिली और अर्जेंटीना के बीच का बॉर्डर। ये जो देश है ना, ये है अर्जेंटीना, और ये जो दूसरा हिस्सा हम बना रहे हैं, ये दूसरा हिस्सा है चिली। अब बताइए, क्या अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर नहीं है? बताओ बताओ, दोनों दोनों, ओजोस डेल सैलेडो और अकोंकागुआ। एक और बात जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चिली में अर्थक्वेक ज्यादा क्यों आते हैं विनीता? तो चिली में अर्थक्वेक इसलिए ज्यादा आते हैं
क्योंकि चिली एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में एक तो समुंदर के किनारे, ऊपर से पहाड़ों वाला क्षेत्र, तो आप समझ सकते हो कि जो पहाड़ों वाला क्षेत्र होता है और समुंदर के किनारे वाला एरिया होता है, उसके नीचे की टेक्टोनिक प्लेट पर दबाव ठीक ठाक रहता है, क्योंकि एक तरफ समुंदर के नीचे दबाव बहुत कम है और दूसरी तरफ पहाड़ होने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट यानी पृथ्वी के नीचे दबाव बहुत ज्यादा है। एक तो ये कारण बनता है। दूसरा, यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है, तो जहां पर भी वॉल्केनो होते हैं वहां पर लगातार वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। और ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिनमें आसपास के 10-50 किलोमीटर के रेडियस में धरती में कंपन महसूस होता है, जिसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। आगे बढ़ें, एक और प्रश्न है, एल्बर्स और जैग्रोस पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? एक काम करते हैं, एल्बर्स को अभी यहां से हटाते हैं फिलहाल, तो बताइए जल्दी से जैग्रोस पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? ये जैग्रोस पर्वत श्रृंखला, तो जैग्रोस पर्वत श्रृंखला जहां पर स्थित है उसका नाम है ईरान। और आप सभी लोग जानते हो कि ईरान के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। एक बार देख लेते हैं कि जैग्रोस पर्वत श्रृंखला कहां से लेकर कहां तक फैली हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन में ईरान का जो इराक और कुवैत की तरफ वाला बॉर्डर है, उस ईरान के इराक और कुवैत की तरफ वाले बॉर्डर पर जैग्रोस माउंटेन्स, जैग्रोस पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने एक बात बताई थी आपको, दस्त ए कबिर, दस्त ए लत, याद आया? ये दोनों क्या है? तो ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों मरुस्थल है। और जैग्रोस ये पूरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसमें एक जगह है जिसका नाम है जर्द कुह, और जर्द कुह की जो ऊंचाई है वो 4548 मीटर है, यानी कम ऊंचाई नहीं है। ये भी एक ठंडी जगह है, तो ईरान में भी ठंडी जगह है। हाँ, निशु रॉय कह रहे हैं कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या बोले? सिर्फ बोले नहीं है निशु, लिख भी दिए हैं। ओजोस डेल सैलाडो, फिर हिंदी में लिखे ओजोस डेल सैलाडो, फिर लिखे 6893 मीटर ऊंचा है ये, फिर लिखे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, फिर लिखा हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन इन द वर्ल्ड, लिखा है भाई। प्लीज यार आप लोग ये तो मत किया करो मेरे साथ, मेरी थोड़ी सी इज्जत किया करो कि हाँ यार इस बंदे ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। ठीक है। एक तो ये सनी सिंघानिया, अमेजन फॉरेस्ट मैप में दिखाओ सर। ऐसा लग रहा है कि आप लोग होटल में बैठे हुए हो। एक काम करो यार, वो 2 बर्गर बढ़िया सॉस के साथ लेके आओ यार, है ना। ये है अमेजन के जंगल, जो अमेजन नदी बहती है, ये है अमेजन के जंगल। जंगल नहीं कहेंगे इनको, वन कहेंगे, अमेजन के वन ये रहे इस वाले पोर्शन में। एक और क्वेश्चन, निधि 13 मई से क्लासेस वापस स्टार्ट होंगी, तो आप वहां से अटेंड करना। फिलहाल यहाँ पे आप करते रहो, प्रैक्टिस सेशन है ये। 13 मई 5 PM क्लासेस फिर से शुरू होंगी। यूनिवर्स वगैरह आपको वहीं पढ़ा देंगे। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, K2 या कंचनजंगा? देवजीत का ये क्वेश्चन अच्छा है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भारत के हाईएस्ट पीक का नाम आए, भारत में सर्वाधिक ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, मैंने ये चीज हिमालय पढ़ाते समय आपको पढ़ाई थी, है ना, और बताई भी थी कि हिमालय में क्या दिक्कत है, जिस वजह से भारत का जो हिस्सा है वो भारत का हिस्सा
कुछ पाकिस्तान के पास है, और चूंकि कुछ पाकिस्तान के पास है इसलिए वहां पर K2 जो गॉडविन ऑस्टिन नाम की चोटी है, वो K2 गॉडविन ऑस्टिन नाम की चोटी मौजूद है, वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है। तो मैंने कहा था कि काराकोरम रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर माउंट K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और मैंने इसको पढ़ा रखा है ऑलरेडी कि गॉडविन ऑस्टिन हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है, 8,611 मीटर ऊंची। अगर आपको प्रश्न पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लेकिन एक बार फिर से बता दूं, इस तरह के प्रश्न आएंगे ही नहीं परीक्षा में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको लगता है जिस लेवल का कंपटीशन है उस लेवल पे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको लगता है ना, तो आप गलत जगह तैयारी कर रहे हो। अभी आपको और अच्छे से एक बार कम से कम एग्जाम पैटर्न देखने की जरूरत है, जहां पे आपको बहुत खतरनाक तरीके से क्वेश्चंस दिखेंगे। जितना हम डिटेल में पढ़ाते हैं ना, उतना डिटेल में। दूसरा, सिक्किम हिमालय में, सिक्किम हिमालय में एक पोर्शन है जिस पोर्शन को हम लोग कहते हैं सिक्किम हिमालय। कंचनजंगा, और ये जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। ठीक है, अब बताओ, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस पूछ दिए जाएं तो आपको क्या लगता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? मतलब सबसे पहली बात तो इस तरह का प्रश्न पूछना लगभग गुनाह करना है और ऐसा गुनाह यदि आपने कर ही दिया है तो फटाफट आंसर करिए कि क्या होगी, है ना। तो K2 सबसे ऊंची चोटी है, पर अगर मान लो K2 ऑप्शन में ना हो तो अगर K2 ऑप्शन में ही नहीं है तो ऐसे में क्या करेंगे आप? कंचनजंगा को टिक लगाएंगे ना। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज। तो काराकोरम रेंज पर जो माउंट K2 है, इट विल ऑलवेज रिमेन द फर्स्ट चॉइस। ये होगी पहली चॉइस। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तब भी पहले K2 पर लगाना है टिक। अगर ऑप्शन में K2 नहीं दिख रहा है तो आप कंचनजंगा पे टिक मारिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों, जैग्रोस के बारे में आपको बताया। एक क्वेश्चन आता है कि ये बताओ, स्ट्रॉन्ग कोल्ड आइसी विंड ब्लोइंग इन द पोलर रीजन। तो देखिएगा, यहां मैं बता देता हूं, आप लोग आंसर मत करना। ब्लिजर्ड कहते हैं इसको, और ये जो ब्लिजर्ड है, ब्लिजर्ड आती है ध्रुवों की ओर से, नॉर्थ ईस्टर ब्लिजर्ड कहते हैं। कनाडा में बर्फ के कणों से युक्त हवाएं चलती हैं। मतलब ये तो वैसे ही बता दिया आपको, ये है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड, नॉर्थ ईस्टर ब्लिजर्ड। अब आगे बताता हूं आपको उसके पीछे का कारण। अरे गूगल से मत किया करो पढ़ाई यार। देवजीत शर्मा जी, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से को गूगल माने या ना माने कि वो भारत का है या नहीं, हम मानते हैं कि वो भारत का ही है। आप में से किसी को कोई शक है कि पाकिस्तान के अधिकृत वाला कश्मीर हमारा नहीं है? अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि चूंकि आपके घर में रहने वाले किसी किराएदार ने आपके किसी रूम पर कब्जा कर लिया है और वो रूम उस किराएदार का हो गया, तो मकान मालिक की सोच पर या मकान मालिक की विचारधारा पर आप तरस खा सकते हैं। एग्जैक्टली वही बात है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, वो पाकिस्तान ने जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया हुआ है और वहां पर K2 है, गॉडविन ऑस्टिन।
गूगल को क्या पता कि मसला क्या है? क्या किसी ने गूगल पर जा करके इस मसले को लिखा और फिर ये बताया कि K2 को तुम भारत में दिखाओ? अब वो पाकिस्तान के अधिकृत एरिया में है तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में दिखाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द इंडियाज हाईएस्ट पीक इन इंडियाज एडमिनिस्टर्ड इंडिया, तो आप बताओगे कंचनजंगा। बट विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो आप बताओगे ना K2, बिकॉज दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। संदीप कुमार जी प्लीज बाद में पूछिएगा ये डाउट लास्ट में। तो हाँ स्वाति, इसके पहले वाला क्वेश्चन प्लीज पूछिएगा। प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन को हम लोग ब्लिजर्ड कहते हैं। ब्लिजर्ड के बारे में आपको बताया। बताओ जल्दी से। इनका एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन शायद इन्होंने ऊपर पूछा हुआ था, कोई ग्लेशियर के बारे में आपने पूछा था। प्लीज आस्क अगेन। रुको मैं ही देखता हूं मैसेज ऊपर करके। ये पूछ रही है कि सर ये बताओ बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ है। अच्छा, बाल्टोरो ग्लेशियर जो है, बाल्टोरो ग्लेशियर बेसिकली आपने, है तो वो भारत में ही, परंतु पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। आपने गिलगिट बाल्टिस्तान का नाम सुना होगा। ये वो हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, कश्मीर का हिस्सा है। कश्मीर के इस हिस्से में बाल्टोरो ग्लेशियर है और ये इंपॉर्टेंट है बाल्टोरो ग्लेशियर। पर चूंकि अभी भारत की जियोग्राफी में नहीं, पाकिस्तान के अधिकृत वाले कश्मीर में है या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, इसलिए उस पर से प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो बाल्टोरो बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे डिस्ट्रिक्ट तो पता नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता होगा वहां पे, बट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने उसको वहीं पर पढ़ा था। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि ये बताइए कि डायोर्नल विंड्स क्या होती हैं, तो ऐसे समझो कि ऐसी हवाएं, जब जब हमारे अर्थ का सरफेस गर्म होता है ना, तो अर्थ के सरफेस गर्म होने पर उसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म होती है, और उसके ऊपर जो मौजूद हवा गर्म होती है, हवा सीधे ऊपर उठने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और था, एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा था, उन्होंने ब्रीज के बारे में पूछा था। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां मान लीजिए कि ये समंदर है और समंदर के बाद ये लैंड एरिया है, तो दिस इज सी एंड दिस इज लैंड। ये भूमि का हिस्सा और ये समुद्र का हिस्सा। जब जब सूरज की किरणें इस जमीन के हिस्से पे पड़ेंगी, तो इस जमीन के हिस्से में पड़ने की बाद यहां ऊपर मौजूद हवा उतनी ही गर्म हो जाएगी जितना कि जमीन का हिस्सा गर्म होगा। पानी का तापमान जमीन की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ता है, या यूं कहें कि पानी जमीन की अपेक्षा में ठंडा रहता है। जैसे अगर आपसे कहूं कि धूप में 45 डिग्री पर एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को आप टच करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन 45 डिग्री पर पानी हो तो आप टच कर सकते हो आराम से। थोड़ा आपको गर्माहट लगेगी, पर 45 डिग्री पानी को टच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि 45 डिग्री का टेम्परेचर पाने के बाद पत्थर अपने टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा लेता है, जबकि पानी ऐसा नहीं करता। पानी टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। हो सकता है आप पत्थर को तोड़ो तो अंदर की तरफ पत्थर ठंडा निकले, लेकिन बाहर का सरफेस पत्थर का गर्म हो जाता है। पत्थर के साथ साथ सॉइल में भी यही होता है। तो जब जमीन ज्यादा गर्म होती है तो जमीन के गर्म होने पर ये हवाएं ऊपर उठती हैं, और देखो इन हवाओं के ऊपर उठने की वजह से ये वाले एरिया में वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम को हम लोग कहते हैं निर्वात। जब ये वैक्यूम या निर्वात क्रिएट होता है ना, तो इस जगह के वैक्यूम को भरने के लिए आसपास से हवा आती है, और हवा जो मौजूद है समंदर के ऊपर, वही हवा आ करके इस एरिया को भरने की कोशिश करेगी। लेकिन इस समुद्र वाली हवा में जलवाष्प होती है, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये देखिए, ये हवा आकर इस वैक्यूम वाले एरिया को भरने की कोशिश करेगी। इसका मतलब जब तक दिन का टाइम है, लगातार ये भूमि वाला हिस्सा गर्म होता रहेगा और समंदर की तरफ से हवा आकर के इसको भरती रहेगी। जब समंदर की तरफ से प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगातार हवाएं
जमीन की ओर चलती हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं सी ब्रीज। ब्रीज का मतलब हिंदी में कहा जाता है समीर, तो इसे कहा जाता है समुद्र समीर। क्लियर हुआ? एंड इसका जस्ट उल्टा सोचो, इसका जस्ट उल्टा सोचोगे तो आप ऐसे सोच पाओगे कि मान लो ये समुद्र का एरिया है और समुद्र के एरिया के बाद ये लैंड का एरिया है। देखिए, भूमि की अथवा जमीन की ये खास बात होती है कि ये गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। समुद्र की ये खास बात है कि समुद्र देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। अगर आप में से कोई कोस्टल एरिया में कभी रहा हो, किसी ने कभी तटीय क्षेत्र में निवास किया हो, तो उसे यह पता होगा कि लगभग 12-1 बजे तक समुद्र के तट पर इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन रात 12-1 बजे तक समुद्र के तट पर गर्मी खत्म भी नहीं होती। वहीं जमीन में रहने वाले लोग, जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं या उत्तर भारत में रहते हैं, वो ये ड्रास्टिक डिफरेंस देखेंगे कि जब तक दिन है तब तक तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही दिन डूबा अचानक से ठंडक हो जाती है। मतलब जमीन बहुत जल्दी ठंडी होती है और बहुत जल्दी गर्म। जबकि समंदर के साथ ऐसा नहीं है, समंदर देरी से ठंडा होता है और देरी से गर्म। तो अभी होगा क्या कि जमीन तो ठंडी हो गई। अब देखिए, समुंदर के ऊपर वाली जो हवा है ये अपेक्षाकृत गर्म है, तो जब अपेक्षाकृत गर्म है तो ये हवा ऊपर उठेगी। अब इस हवा के ऊपर उठने के बाद जो यहां वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम को भरने के लिए जमीन की तरफ से हवा लगातार नाइट टाइम पे समुंदर की तरफ चलेगी। और अगर ये जमीन की तरफ से चल रही है तो इसे हम लोग कहेंगे लैंड ब्रीज, इसे थल समीर कहा जाता है। और आपको पता है ये पूरा एक साइकिल बना होता है, इसे हम लोग कहते हैं ये एक पूरा ऐसा पूरे दिन भर एक साइकिल चलता रहेगा। और ये जो पूरे दिन भर साइकिल चलता है ना, इसे कहते हैं डायरनल विंड्स। जैसे तुम्हें ये डाउट मिला कहां से यार? सबसे पहले तो ये बताओ, स्वाति शेखर नाम है ना तुम्हारा? हाँ, तुम्हें ये डाउट मिला कहां से? कह सकते हो एक तरह से टॉर्नेडो का कॉन्सेप्ट है अंशुमन यहाँ पर। बीपीएससी वाली हो, ठीक है फिर। लेकिन बीपीएससी वाले इतने सारे स्टूडेंट एसएससी में क्या कर रहे हैं यार? आप लोगों का जो बीपीएससी है, बिहार पीएससी, वो तो पीएससी है ना, आप एसएससी के बैच में क्या कर रहे हो? इन जनरल पूछ रहा हूँ, ऐसा ऐसा डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते नहीं ना हमारे बच्चे, ऐसा पूछा ही नहीं जाता उनके एग्जाम में। किसी एसएससी एग्जाम में कभी डायरनल विंड्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जिसने ब्रीज पूछा था, ब्रीज वाले का डाउट क्लियर हुआ? ब्रीज मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट है हमारी प्राची, उनका डाउट था शायद। क्लियर हो गया डियर? चलो, डेजर्ट में जितनी गर्मी दिन में होती है, रात में उतनी ही ठंडक हो जाती है। बिल्कुल, मैंने कहा भी था कि अगर आप कभी जैसलमेर में जाकर के रुकिए, तो जैसलमेर में आप कभी दिन की अपेक्षा रात को कंपेयर करके देखिए, रात में आपको कंबल ओढ़ना पड़ जाएगा, इतनी ठंडक हो जाती है वहां। और दिन में लगेगा जो पहना वो भी उतार दें। अब दीपक कटारे का डाउट आया, उसने कहा भारत में ब्रीज कहां कहां पर है? वाह दीपक कटारे, आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो? बताओ, पहले तो ये बताओ भारत में समुंदर कहां कहां पर है? डिप्लोमा स्टूडेंट हो, ओके फिर ठीक है, फिर तो मैं तुम्हारी टांग खींचूंगा अभी। ये बताओ भारत में समुंदर कहां कहां पर है, कौन कौन से राज्यों की बाउंड्री समुंदर से मिलती है? उन राज्यों में चलेगी ब्रीज, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। लैंड ब्रीज जो है, लैंड ब्रीज चलती है नाइट के टाइम पर, लैंड ब्रीज नाइट टाइम, ठीक है। और ये सी ब्रीज चलती है डे टाइम। दिन में और रात में। चलो आगे बढ़े। ठीक है, रेलवे में इससे, अरे रेलवे में ये नहीं पूछा जा सकता आपको डायरनल विंड्स, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन सी और किसको कनेक्ट करती है? तो इसका सही आंसर है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। मैं यार ये आपको बताना भी चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपका जो क्वेश्चन था लखविंदर, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया इस डायग्राम को देख करके? आपका जो क्वेश्चन है, आपने पूछा था ना कि क्या अफ्रीका
और एशिया आपस में जुड़े हुए हैं या स्वेज कैनाल से सेपरेट हैं? तब इजिप्ट और इजराइल का पूछा था शायद आपने, तो आपको ये मिल गया ना आंसर। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर अलग अलग, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछिए, अगर ये टॉपिक से बाहर का होगा तो मैं आपको लास्ट में रिप्लाई दे दूंगा। फिलहाल टॉपिक का क्वेश्चन है तो अभी यहीं पर बता दूंगा। हाँ भाई, तो क्या बताने वाला था मैं ये बताने वाला था आप सभी लोगों को कि जैसे अभी फिलहाल इस समय पर आप स्थितियों को देखिए, इजिप्ट और इजिप्ट के बाद दूसरा उधर एशिया वाला देश है। एशिया वाला तो आप जानते हो, एशिया वाला देश है इजराइल, और ऊपर की तरफ ये देखो लेबनान है, उधर सीरिया का बॉर्डर लगा हुआ है, जॉर्डन का बॉर्डर है, सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब का हालांकि यहाँ पर एक खाड़ी वाला पोर्शन है, पर इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो अटलांटिक महासागर के नाम को आप लोगों ने सुना होगा, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन का ही हिस्सा है मेडिटेरेनियन सी। इसे कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, हिंदी में कहा जाए तो भूमध्य सागर। अब अटलांटिक महासागर का हिस्सा भूमध्य सागर जुड़ा हुआ है रेड सी से। रेड सी, रेड सी का मतलब है लाल सागर। हाँ, यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे कोई पूछे ना कि विश्व का सबसे खारा सागर कौन सा है, यानी किसका पानी सबसे ज्यादा खारा है, तो सबसे ज्यादा खारा पानी जिसका है उसका नाम है लाल सागर, सबसे खारा पानी। ठीक है, वैसे इसको हिंदी में लिखा जाता है सबसे लवणीय जल, लेकिन चूंकि लवणीय शब्द ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद आप लोग हंसने लगते हो, इसके दो मतलब निकल जाते हैं, इसलिए मैं खारा लिख देता हूं, खारा ठीक शब्द लगता है। तो सबसे खारा पानी यानी मोस्ट ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर। खैर, लाल सागर किसका हिस्सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो रेड सी है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन यानी कि ये हिंद महासागर का हिस्सा है। ये हुआ हिंद महासागर का हिस्सा। तो क्लियर हो गया ना सभी को। अब इन दोनों को जोड़ने वाला कौन, इन दोनों को जोड़ने वाला सुएज कैनाल। ये देखो सुएज कैनाल यानी कि सुएज नहर। आई एम नॉट वेरी श्योर कि सुएज नहर जो है वो सुएज नहर एग्जैक्टली 1759 में खोली गई थी शायद, 1759 या 18वीं सदी का कोई टाइम है, मुझे याद नहीं आ रहा, या 1813 है। हिस्ट्री में पढ़ा था एक बार, हिस्ट्री का है। अरे ब्रैकिश का मतलब खारा यार। हे भगवान, मार्तंड बोरा जी, यहां लिखा मैंने सबसे खारा पानी, उसके नीचे लिखा मोस्ट ब्रैकिश वाटर, तो कल को आप ये भी पूछने लगोगे इंडियन ओशियन का मतलब हिंद महासागर क्यों लिख दिया आपने। अरे लिखा तो है ब्रैकिश मतलब खारा, नमकीन यार, खारा का मतलब नमकीन होता है जिसका नमक जैसा स्वाद। अभी कहाँ आ रहे हैं हम लोग, सुएज कैनाल पर। सुएज कैनाल एग्जैक्टली जो है एग्जैक्टली 1759 के आसपास ही खोला गया था मेरे ख्याल से, मुझे चलो मुझे कोई बात नहीं, हिस्ट्री का फैक्ट है, भूल भी सकता है, ज्योग्राफी वाला नहीं भूलना चाहिए। तो सुएज कैनाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और ऐसे ही बहुत सारी कैनाल हैं जो अलग अलग जगहों को अलग अलग जोड़ती हैं। 1869 है तो ठीक है, ठीक है, फिर 1869 इज अ गुड 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 थिंग, बढ़िया बताया आपने। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ जल डमरू मध्यों के बारे में। तो सबसे पहले एक है जिसका नाम है पनामा कैनाल, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसे बोला जाता है पनामा नहर। पनामा नहर दो हिस्सों को जोड़ती है, एक पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन का जो हिस्सा है उसे कहा जाता है बे ऑफ पनामा, यानी प्रशांत महासागर में पनामा की खाड़ी को जोड़ती है ये।
अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक ओशियन, और अटलांटिक ओशियन का जो ये हिस्सा है वो है कैरेबियन, CARIBEAN, CARREBEAN, कैरेबियन सी, मेरे ख्याल से स्पेलिंग गलत है इसकी, कैरेबियन की, ठीक है। सो कैरेबियन सी, RIBBA, रुकना, CARIBBEAN, हाँ अब ठीक है, कैरेबियन सी, कैरेबियाई सागर। ये इनके साथ दिक्कत है यार, अंग्रेजी वालों के साथ। प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के हिस्से बे ऑफ पनामा, इसका मतलब पनामा की खाड़ी से अटलांटिक महासागर, हिंदी वालों ध्यान से पढ़ लेना, हाँ, अटलांटिक महासागर में कैरेबियाई सागर, हिंदी का ठीक है, कैरेबियाई सागर। हिंदी में अच्छी बात यह है कि जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में कुछ बोल दिया तो वो लिखा नहीं जा सकता। जैसे हमें कैरेबियाई सागर, अटलांटिक महासागर, सब कुछ क्लियर है। ऐसा नहीं है कि टॉक लिखना है आपको तो TAL, एल साइलेंट है, टॉक, तो काहे के लिए एल रखा था जब एल साइलेंट है तो। हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं होता, ठीक है। हाँ, खाड़ी है तो खाड़ी में डा थोड़ी ना साइलेंट हो सकता, खाई, और लिखेंगे उसको डा, ऐसा थोड़ी है हिंदी में। बट वहां देखो, और उनका समझ ही नहीं आता यार, CUT अगर कट है तो PUT पुट कैसे हो गया, वो कुछ कुछ सेम मात्रा, उल्टा सुल्टा, सब पूरा सिस्टम, ना व्याकरण क्लियर ना कुछ, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें और भी बताना चाह रहा हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चंस रखिए अभी अपने पास। फिर दूसरा, ये पनामा कैनाल के अलावा एक और जगह है जहां पर हम लोग प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग होते हुए देखते हैं, और उसे कहा जाता है मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन स्ट्रेट का मतलब है मैगेलन जल डमरू मध्य, मैगेलन जल डमरू मध्य भी इन्हीं को जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है जिसे कहते हैं हम लोग मलाक्का की खाड़ी, मलाक्का जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य का मतलब दो समुंदर को जोड़ने वाला चैनल, जैसे एक समुंदर इधर है एक समुंदर इधर है, दोनों को जोड़ने वाला जो चैनल है, तो स्वाभाविक है कि वो दोनों को जोड़ने वाला चैनल दो लैंड के बीच से होगा ना, लैंड का जो हिस्सा होता है तो जमीन के हिस्से के बीच से एक चैनल बना हुआ है, तो उस चैनल को जल डमरू मध्य बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे आप भारत और पाकिस्तान, सॉरी, भारत और श्रीलंका को देखते हो ना, श्रीलंका है, भारत है, बीच में पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं उसको। जल डमरू मध्य का मतलब दो लैंड के हिस्सों के बीच का एक चैनल, पानी वाला, जो दो बड़ी बड़ी ओशियनिक बॉडी को, जो या बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ता हो, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी को इंडियन ओशियन से जोड़ने का काम पाक जल डमरू मध्य का है, भारत और श्रीलंका के बीच से। तो यहां पर आ जाता है मलाक्का स्ट्रेट, और ये जो मलाक्का स्ट्रेट है, मलाक्का स्ट्रेट के बारे में ये बात याद रखिएगा कि ये जोड़ता है हमारे इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से, और ये जो हिंद महासागर का हिस्सा है, हिंद महासागर का हिस्सा है अंडमान सी, और अंडमान सी को जोड़ रहा है पैसिफिक ओशियन के साउथ चाइना सी से। पूछा जा सकता है कि मलाक्का की खाड़ी किसको किसको जोड़ती है, तो याद रखिएगा कि मलाक्का की खाड़ी हिंद महासागर के अंडमान सागर को, अंडमान सागर को जोड़ती है प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन
महासागर से। पूछ देगा बता देना, ठीक है। तो मलाक्का जलडमरू मध्य, मैगेलन जलडमरू मध्य, पनामा नहर, इन तीनों के बारे में आपने जान लिया। और एक और डेटा है भाई, उसको भी याद रखना है। वो पूछा जाता है कि ये बताइए कि विश्व में आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कौन जोड़ता है। इसका मतलब यह है कि आर्कटिक जो महासागर है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है। प्रशांत महासागर, तो आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट का मतलब होता है बेरिंग जलडमरू मध्य। एक और बात जो मैं आपको इस जलडमरू मध्य के बारे में बताना चाहूंगा वो ये है कि इसी जलडमरू मध्य से, इसी से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तिथि रेखा गुजरती, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है ना। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन passes through this strait। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है तो दोस्तों याद रखिएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड अथवा 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे 180 डिग्री यामोत्तर रेखा भी मानते हैं। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए ध्यान रखना है इसको भी, ठीक है। अरे टाइम हो गया क्या सर? जैसे सी और लैंड कब होता है, क्या लाके मैं भी वैसा ही होगा हवा। अरे शिवानी ओझा जी, आपने क्या लिखा है ये तो हिंदी में लिख दीजिए थोड़ा। वैसे यार आप लोग व्हाट्सएप वाली स्पेलिंग क्यों लिखा करते हो यार, थोड़ा देख लो ना स्पेल चेकर प्लीज। दोबारा लिख दो क्या पूछना चाह रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर और क्लाइमेट में अंतर ये होता है कि वेदर बहुत ही टेम्परेरी कंडीशन होती है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के ऊपर। क्लाइमेट बहुत परमानेंट टाइप की सिचुएशन होती है जो कि 50-100 सालों तक एक ही जगह पर किए गए अध्ययन को करते हैं। मिनिमम 31 ईयर्स तक हम लोग किसी भी जगह के मौसम को देखते हैं, फिर वहां की जलवायु को डिसाइड करते हैं। जैसे भारत की जलवायु गर्म जलवायु है, क्योंकि भारत में यह देखा गया कि मौसम साल भर में 9-10 महीने गर्मी का होता है, 2-3 महीने सर्दी का होता है, तो गर्म जलवायु हुई। यूरोप में 9-10 महीने सर्दी का होता है और 2-3 महीने गर्मी का होता है, तो वहां की ठंडी जलवायु हुई जलवायु। ठीक है, अभी आगे चल करके रेड सी ऑफिशियल इंडिया के एरिया में नहीं। वाई वी फ्लोट ऑन द वाटर ऑफ ब्लैक सी। आप तो किसी भी वाटर पर फ्लोट कर जाएंगे, उसमें क्या है, किसी भी वाटर पर फ्लोट कर सकता है। डेंसिटी ऑफ सैलिनिटी ऑफ सॉल्ट इन ओशियन सेपरेट्स द वाटर बॉडीज। कह सकते हैं कि यह भी एक कारण हो सकता है अंशुमन, दैट्स यू आर राइट। संदीप कुमार जी, आपने अप्रैल से क्लास ज्वाइन किया है, टेंशन ना लो। आप 13 मई वाले सिलेबस को पूरा करो। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? विच एग्जाम, कौन सा एग्जाम जो है? कैनाल और स्ट्रेट के बीच में विनीता अंतर ये होता है कि एक कैनाल को जनरली लोग बनाते हैं, मतलब कैनाल मैनमेड है, स्ट्रेट मैनमेड नहीं होता। स्ट्रेट ज्योग्राफिकली पहले से ही बना हुआ होता है। ठीक है, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो ना? हाँ, तो टेंशन मत लो संदीप, आरपीएफ की तैयारी आप 13 तारीख से नया बैच जो शुरू हो रहा है उसमें से आधा जियोग्राफी कर लेना और बाकी जियोग्राफी का जो पोर्शन है वो आप लोग देख लिया करो ना कि कब एग्जाम का जो बैच है वो शुरू हो रहा है।
हाँ साहिल, पूछ लो क्वेश्चन। ठीक है, साउथ चाइना सी में ऐसा क्या है जिसके लिए चाइना इतना परेशान रहता है? धीरज जी, आपके घर में ऐसा क्या है कि आप उसके लिए इतना परेशान हो, या आपको अपना घर कोई छोड़ने को कहे? देखिए, हर कोई प्रभुत्व के लिए मरता है। इस जीवन में हर इंसान को चाहिए प्रभुत्व, हर इंसान राजा बनना चाहता है। स्वाभाविक है, चाइना का भी सेम है। साउथ चाइना सी में कंट्रोल रखना चाइना के लिए अपने आसपास के देशों को दबाने जैसा है। चाइना 14 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पूरी दुनिया में कोई और देश 14 देशों के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। पूरी दुनिया में एक देश जिसका सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा लगती है, या जिसकी सबसे ज्यादा देशों के साथ बॉर्डर है, वो है चाइना। और उसका 14 के 14 देशों के साथ सीमा विवाद भी है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसके। तो स्वाभाविक है कि वो समुद्र में भी लड़ेगा। जब वो बॉर्डर पर लड़ रहा है तो समुद्र में भी लड़ाई करेगा। दैट्स हाउ। एंड चाइनीज हैव दिस वेरी एग्रेसिव माइंडसेट ऑफ माओइस्ट फिलॉसफी। जो माओ का कम्युनिज्म है, माओ का कम्युनिज्म ये कहता ही है कि आप भला करो, ठीक है, लेकिन कंट्रोल में, नियंत्रण। शिवानी, वो डाउट प्लीज एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, या फिर इस ऑप्शन मतलब इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हाँ साहिल, ये बैच प्राइमरली आपके एग्जाम में आने वाली परीक्षाओं के लिए है। कई बार आरपीएफ में जो महापैक वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे बैचेस में आते हैं। कई बार जो हमारे आरपीएफ के स्टूडेंट हैं उन सबको हम क्या करते हैं, फैसिलिटी देते हैं कि यार इस बैच से आप अटेंड करिए। तो ये बैच हमारा जो डेडिकेटेड है, वो डेडिकेटेड है हमारा सभी एग्जाम्स के लिए। निकिता, आज से ज्वाइन किया है ना? 13 मई से नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, मतलब नया बैच शुरू हो रहा है, तो उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो 13 मई वाले बैच की क्लासेस। ठीक है सोनू जी, 13 मई से शुरू हो रहा है। राम सेतु जो इंडिया और श्रीलंका बॉर्डर पर है, हाँ हाँ, एडम्स ब्रिज कहते हैं उसको। वैसे तो एडम्स ब्रिज कहते हैं, बट यार वो है नहीं एडम्स ब्रिज। ए थैंक यू कहने वालों, भग मत जाना बिना रेटिंग दिए मुझे। इतना डाउट पूछोगी स्वाति और उसके बाद तुम निकल लोगी, ये गलत बात है। पहले 5 स्टार रेटिंग देनी पड़ेगी मुझे और मेरे कंटेंट को, तब जाना। ठीक है साहिल, फॉर विच डे? कौन से डे के लिए सॉरी बोल रहे हो? देवजीत, कैन यू टेक हिस्ट्री क्लास? आई हैव टेकन हिस्ट्री क्लास in CSIR SOASO batch, I think. But yes, I have taken history class in a batch called समाधान। तो समाधान वो वीडियो कोर्स है जिसमें मैंने चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ठीक है, धन्यवाद संदीप। बिल्कुल क्वेश्चन बाइलिंगुअल आएगा। अंतिमा, 13 मई से नया बैच शुरू हो रहा है, आप उसमें भी पढ़ लीजिएगा। राजअंशु, मुझे समझ में आया नहीं, समझना ही क्या था? मैं कह रहा हूँ आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो जोड़ता है वो बेरिंग जलडमरू मध्य है, और इसी से अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा गुजरती है, बस। When you said what the hell is going on, अरे पुरानी बातें भूल जाओ भाई, इतना क्या टेंशन लेते हो? डांट देता हूँ, बाकी मुझे नहीं। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सोनू, थैंक यू एवरीबडी। यस फॉर CGL2 अंशुमन। जरूर संदीप, डेफिनेटली आपसे मुलाकात होगी, आपका इंटरव्यू हम ही लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।